प्यारे बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन साइंस क्लास। कैसे आप लोग हो? तो वादे के मुताबिक साइंस का अब जो है आपकी क्लास शुरू होने वाली है। बायोलॉजी की क्लास के लिए जो सर थे उनको मैं यहाँ पे लाया हूँ। और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है, कितना हमें चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर में की क्या भूमिका है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वो सारी बातें आपके सामने यहाँ पे मौजूद है काशिफ सर। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो ये अभी यहाँ पे सिलेबस रिकॉर्ड करेंगे, सिलेबस में क्या क्या बातें वो सारी बातें बताएंगे। माशाल्लाह पिछले 4-5 साल से इनका एक्सपीरियंस है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो अभी ये एक सिलेबस के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वेलकम टू काशिफ सर, और इनको मैं मैक देता हूँ और बाकी जो है सारी बातें काशिफ सर से आप करेंगे। ओके, वेलकम सर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास 12 का सारा सिलेबस के बारे में। किस तरह से हम लोग को पढ़ना है, किस तरह से हमारा सिलेबस होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है, वो सब यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारी सारी टॉपिक्स जल्दी से कवर हो सके और आप लोग को कंटेंट मिल सके। तो फर्स्ट हम लोग देख लेंगे सबसे पहले बायोलॉजी में। तो जिस तरह से बायोलॉजी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हुए बताते हैं कि आप लोग को पता होगा कि 12th में हम लोग का 5 यूनिट है। 5 यूनिट जो है वो 12th में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ कि 90% बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 11th को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने का रीज़न बहुत अलग अलग टाइप का होता है, जिसके वजह से उनका 12th भी बायोलॉजी में इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ को हम लोग ओवरकम करते हुए बीच बीच में 11th का बेसिक्स भी लेकर चलेंगे, जिसके वजह से आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12th का जो टोटल 5 यूनिट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये हम लोग का टोटली एनसीईआरटी, मतलब कि ये बीएसईबी भी एनसीईआरटी फॉलो करता है, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट होने वाला है, ये यूनिट में हम लोग का टोटल 4 चैप्टर आते हैं। 4 चैप्टर किस तरीके से, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट में हम लोग का रिप्रोडक्शन एक यूनिट है। इस यूनिट में हम लोग सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, ये कहीं ना कहीं हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, या रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग जनन कहते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे तो जनन आप लोग जानते होंगे। और जनन के साथ साथ जनन के जो प्रकार होते हैं, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स बोलते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। ये आप लोग पढ़ चुके हो। अलैंगिक जनन में आप लोग देखे थे कि किस तरह लीफ में, मतलब कि पत्तों से जनन होता है, जैसे ब्रायोफिलम एग्जाम्पल था। और किस तरह तना से आप लोग का जनन होता है। तो तना में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्यूबर हो जाएगा, जैसे आलू, और कॉर्म से हो जाता है। फिर हम लोग का बल्ब हो जाता है, जैसे आप लोग प्याज देखे होंगे, लहसुन देखे होंगे। उसके बाद राइजोम से हो जाता है, जैसे आप लोग अदरक देखे होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन पे, जिसे हम लोग कहते हैं कि उस चीज़ से हम लोग का किस तरह से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, या ऑर्गेनिज्म या फिर हम लोग का जीव का विकास होता है। तो हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे किस पे, तो जनन के टॉपिक पे। जनन में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का होने वाला है, हो जाएगा जीवों में जनन। जीव मतलब ऑर्गेनिज्म। और जहाँ तक आप लोग को पता होगा कि बायोलॉजी, जो नाम है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जानेंगे। बायो मतलब होता है लाइफ। लाइफ मतलब आप लोग जानते हैं जिंदगी। जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म में जिंदगी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ। और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो स्टडी करेंगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसे ही कहते हैं क्या, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जीवों में जनन, कि किस तरह जीव जनन करते हैं, ये हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके बाद जीव आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहला और सिंपल जीव जो था वो मोनेरा होता है, जिसमें टोटल बैक्टीरिया आते हैं। उसमें आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, यू बैक्टीरिया भी आते हैं। तो वो जीवों में जनन कैसे होता था, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को कि अगर उन जीवों के बारे में बात करें तो उन जीवों में जो जनन होता था, तो जनन के प्रकार अलग होते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मोनेरा पे, तो मोनेरा पे जो जनन के प्रकार होते थे, तो मोनेरा में जो जनन के प्रकार होते थे वो मेनली होता था बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन किसे कहते हैं, तो जिस तरीके से अगर कोई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो इसे बाइनरी फिजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया 20 से अगर डिवाइड कर रहा है और ये एक बैक्टीरिया से हमारे पास 2 बैक्टीरिया बनकर आ जा रहा है, तो इसे ही हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड बात करें किंगडम के हिसाब से, फर्स्ट आ गया मोनेरा किंगडम, सेकंड आ जाएगा हम लोग का प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटिस्टा किंगडम में भी अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ थे, जिस तरह से हम लोग क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस करने का था, बट हम लोगों ने क्लास 11th ड्रॉप किया, या फिर कुछ लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। उसके बाद थर्ड जो हम लोग का किंगडम आता है वो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा फंजाई। फंजाई के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक नहीं, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते आप लोगों का। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा हम लोग का प्लांटी। प्लांटी को हम लोग क्या कहते हैं? पादप जगत। तो प्लांटी जहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है, वो टॉपिक हम लोग का क्या होगा? तो वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मतलब कि किस तरह से पुष्प पादप, मतलब ये होता है कि आपका वैसे प्लांट जो पुष्प देते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, तो उसमें किस तरीके से जनन होता है? तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि लैंगिक जनन होता है। उसमें लैंगिक जनन होने का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों फर्टिलाइज करते हैं, दोनों में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ गैमेट दोनों से आता है। इसी से हम लोग का जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे। तो उसमें हम लोग मोनेरा पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ लेंगे, फंजाई पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम लोग प्लांटी। तो प्लांटी से स्टार्ट होता है यहाँ पे हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सफर। तो प्लांटी में एक होता है हम लोग का एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, जिसे हम लोग शायद आवर्त बीजी कहते हैं, ऐसे हिंदी वाले स्टूडेंट भी देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म होता है, तो इसमें जो हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर सेकंड होने वाला है, वो जो सेकंड चैप्टर है यहाँ पे, वो टोटली हम लोग का इस तरीके पे होने वाला है कि किस तरीके से प्लांट में हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का था कि किस तरह से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में होता है। सेकंड चैप्टर में आएंगे किस तरह से प्लांटी, मेनली एंजियोस्पर्म में हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव जनन। मतलब कि यहाँ पे हम 5 किंगडम में 4 किंगडम का नाम लिख दिए। अब 5वां किंगडम पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 5वां किंगडम यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का क्या? तो वो आ जाएगा एनिमेलिया। अब एनिमेलिया किंगडम में अगर हम आप लोग को बताएं कि जिसे हम लोग एनिमेलिया किंगडम में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑर्गेनिज्म या बेस्ट स्पेसीज कौन है? आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो सबसे बेस्ट स्पेसीज हम लोग जानते हैं कि वो हो जाएगा होमो सैपियंस। अगर आप लोग देखे होंगे तो होमो सैपियंस किसका नाम है? तो होमो सैपियंस नाम है इंसानों का। तो इस तरीके से उसका जो लिखने का तरीका होता है वो आप लोग देख लेंगे किस तरह तरीके से लिखा जाता है। और होमो सैपियंस के बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मानव में जनन होता है। और इसमें हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग 10th में पढ़ चुके थे कि हम लोग 10th में क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि स्त्री जनन तंत्र। फिर हम लोग पढ़े थे मानव जनन तंत्र में नर का जनन तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब डिस्कस किए थे, उसी को और डिटेल में पढ़ना है। यूट्रस के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम, उसके बाद हम लोग एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी होता है ये सब का सारा हिंदी में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हम लोग का वो आ जाएगा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव जनन के बारे में और डिटेल्ड में। और डिटेल्ड ये मतलब हुआ कि जनन तो सही है, बट उस जनन में जिस तरह से आज के दौर में बीमारियां फैलती है, जिस तरह से उस जनन में यौन संचारित रोग होते हैं, जिसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय होने चाहिए। और हमारी जिंदगी में रिप्रोडक्शन का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए उसके लिए कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी स्वस्थ रहे। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 में। तो हम लोग का 4 चैप्टर जो यहाँ पे था वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो 4 चैप्टर में सबसे पहले रिप्रोडक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जिसका वेटेज एग्जाम में हर बार ज्यादा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 16 मार्क्स। आप यहाँ पे मान के चलो कि 10 to 20 मार्क्स आपका इस चैप्टर से बनता है। बट इस बार बिहार बोर्ड ने यूनिट 4 और यूनिट 5 से ज्यादा क्वेश्चन दिया था, तो वो आप लोग देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 पे अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिट 2 पे आप यहाँ पे देखेंगे जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो वर्ड जेनेटिक्स है ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, ये उसके वंशागति कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ना आप लोग पढ़े हो 10th में। अगर आप लोग की बात किया जाए तो 10th में आपने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा था। उन्होंने मटर के पौधे पर किस तरह से
उन्होंने मटर के पौधे के बारे में रिसर्च किया और वो कंक्लूजन निकाले, सारी चीज़ पढ़े थे, 7th कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े थे, उसके बाद मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़े थे, उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़े थे जो जेनेटिक होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनीफ्लेटर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ये 5 बीमारी आप लोग क्लास 9th में थोड़ा बहुत जाने होंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 चैप्टर जो हम लोग का होने वाला है वो हो जाएगा वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, मतलब कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ, जिसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो आप लोग एक चीज़ जानो कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो अगर किसी से पैदा होता है, मान लिया जाए कि आपके कोई भाई बहन है, तो उनका शक्ल आपके मम्मी और पापा से मिलता होगा। तो ये जो मिल रहा है ये क्या है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किस तरह आपके खानदान से वो मिल रहा है, आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी से वो किस तरह मिल रहा है, उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और वेरिएशंस कहते हैं किस तरह से वो जुदा है। अगर आप बात करें तो आपका जो फेस है वो आपके मम्मी पापा से 100% नहीं मिलता, लेकिन ये भी नहीं है कि आपका फेस आपके मम्मी पापा से एकदम नहीं मिलता। तो ये याद रखना कि आपका फेस अगर 100% नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन। और अगर आपका फेस कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपका कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज मिल रहा है, आपका हेयर का कर्लिंग और आपके फेस का कलर मिल रहा है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस, जिसे हम लोग खानदानी कहते हैं। तो ये सब हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब याद रखना कि ये जो टॉपिक थे ये फिजिकली हम बता रहे थे, मतलब कि कोई कलर हो गया, आई कलर, हेयर कलर वगैरह वगैरह, बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, साइज। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल लेवल पे। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो कैरेक्टर्स सारा कौन स्टोर करता है? तो सारा जीन स्टोर करता है। जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड, क्रियात्मक खंड आप लोग अगर देखेंगे तो ये मैं अभी बता देता हूं कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर खंड को जीन कहते हैं, तो आप लोग को अगर हम टॉपिक देखेंगे आगे तो यहाँ पे एक हम स्लाइड लेते हैं, तो ये स्लाइड में हम बताते हैं जीन। तो जीन किसे कहते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे कि अगर हम लोग जीन के बारे में बात करें तो कोई भी इंसान है, आप लोग डीएनए के बारे में जानते होंगे कि डीएनए किस चीज़ से बनता है। अगर ये मान लिया जाए कि हम लोग का डीएनए है, अब आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये 4 चीज़ पाया जाता है। ये डीएनए के क्या है? क्षारीय लवण। तो ये देखो, अगर हम टॉपिक पे बात करते हैं तो ये डीएनए का एक टुकड़ा ले लिए। इस टुकड़ा पे मान लो कि आँख का कलर है, तो ये आँख का कलर अगर बता रहा है ये टुकड़ा, तो आँख का जो हम लोग का कलर बता रहा है, ये कलर हम लोग को कौन बताया? डीएनए का ये टुकड़ा। तो इसी एक टुकड़ा जिस पे एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है कि 3 कैरेक्टर एक ही टुकड़े पे स्टोर हो, तो डीएनए का एक टुकड़ा जिस पे कैरेक्टर्स स्टोर हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे तो ये हम लोग का टॉपिक क्या होगा? वंशागति के आणविक आधार का सिद्धांत या आणविक आधार हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग कंफर्म करेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब मॉलिक्यूल के लेवल पे। अगर आप लोग 9th क्लास में देखे होंगे तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स आप लोग जानते होंगे। तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ एटम्स मान सकते हैं। जैसे कि आपका एक मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब मॉलिक्यूल है। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है कि किस तरीके से इंटरनली, मतलब कि डीएनए, आरएनए और लवण, फॉस्फेट, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे किस पे? वंशागति के आणविक सिद्धांत का आधार पे। उसके बाद हम लोग का जो 7वां चैप्टर है वो हो जाएगा जैव विकास, जिसे हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। अब एवोल्यूशन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, जैसे कि आप लोग चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। तो उस किताब में उन्होंने क्या बताया था कि इंसान बंदर की औलाद है। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग टाइम समझ रहे हो, मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है, तब से लेके अब तक इंसान के बॉडी के अंदर, इंसान के मेंटली, फिजिकली और सोशली चेंजेस हुए हैं, उसे ही हम लोग एवोल्यूशन कह रहे हैं। मतलब कि टाइम के साथ साथ इंसान या कोई एक स्पेसीज में ऐसा चेंज हो जाए कि वो उससे थोड़ा चेंज हो जाए, तो इसे हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। तो एवोल्यूशन हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक का वेटेज थोड़ा कम है बनिस्बत ये दोनों का। ये दोनों हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ ये दोनों की बात अगर मैं करूँ तो ये दोनों से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इससे 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है किसमें? लॉन्ग में। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में इसका वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 20 से लेकर आप मानो, यहाँ पे हम बता देते हैं कि 20 से लेकर आप मानो कि 25 या 30 इतना तक आपका यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है और यहाँ तक का आपका सारा
क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब इसके बाद आते हैं, हम लोग फर्स्ट यूनिट देख चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग का सारा रिप्रोडक्शन की बात चल रही थी। सेकंड यूनिट पे हम लोग आए थे, तो सेकंड यूनिट हम लोग देखें तो सेकंड यूनिट पे हम लोग ने बताया कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन किस तरीके से हम लोग जानेंगे। और थर्ड यूनिट पे अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड यूनिट हम लोग का है बायोलॉजी और एंड ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे शायद बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होगा, आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो शायद सही बायोलॉजी होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी आगे है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग का जो चैप्टर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब हम आप लोगों से एक सवाल करते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी जीव फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। फिजिकली मतलब सामाजिक तौर पे, मेंटली मतलब मानसिक तौर पे, और इमोशनली या सोशली अगर हम लोग बोले सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया और शारीरिक, ये तीनों तरह से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव फिट है तब हम लोग फिट कहेंगे। अगर कोई इंसान की बात करें, वो इंसान क्या है कि देखने में बहुत अच्छा है, वो फिजिकली काम भी कर सकता है, लेकिन उसका दिमागी हालत सही नहीं है, तो क्या उसे हम फिट कह सकते हैं? नहीं। कोई इंसान ऐसा है जो दिमागी हालत सही है लेकिन पैर से अपाहिज है, हाथ से अपाहिज है, क्या उसे हम लोग हेल्दी पर्सन कह सकते हैं? नहीं। और कोई ये दोनों से ठीक है लेकिन समाज से वो डर रहा है, मेंटल ट्रॉमा या टॉर्चर में, या समाज के थ्रू कोई ऐसा डिजीज है जो उसके बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, तो ये भी क्या है कि अगर कोई ये तीनों कारण से या तीनों रीजन के वजह से अगर कोई भी एक रीज़न दुरुस्त नहीं हो, कोई भी एक कारण दुरुस्त नहीं हो, तो उसे हम लोग स्वास्थ्य नहीं इंक्लूड करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्या? तो डिजीज़ या उसे रोग कहते हैं। तो ये सारा कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी रोग प्रतिरक्षा कहते हैं हम लोग इसे, मतलब कि किस तरह हमारा शरीर हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ता है। बीमारियों से लड़ रहा है, कोई भी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आए तो उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आई, सबसे पहले हमारा स्किन क्या करेगा? उस बीमारी को रोक लेगा। अगर स्किन से बच गया तो अंदर जाने का रास्ता क्या है? या तो नोज़ है या तो माउथ है, यही दो चीज़ से अंदर जाएगा। तो ये दो चीज़ में अगर नोज़ से जाएगा तो नोज़ में हेयर रहता है, वो सबसे पहले आपको बचाएगा। अगर माउथ से जाएगा तो सलाइवा आपको बचाएगा। अगर यहाँ पे नोज से चला भी गया अंदर तो यहाँ पे आएगा तो विंड पाइप में वो निकल जाएगा छींक के थ्रू। हम लोग का बॉडी इस तरह से मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर बात करें माउथ से तो वो एसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस में हम लोग का जाने के बाद नीचे स्टमक में आएगा। स्टमक में HCl है, फिर वहाँ कहाँ बचेगा? अब वो सब बच जाने के बाद अगर किस्मत किसी का खराब रहा तब जाके उसको डिजीज होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बैरियर्स है। बैरियर्स कहते हैं प्रतिरक्षा, मतलब वो सपोर्ट नहीं करते बल्कि अपोज करते हैं बीमारियों को अपने बॉडी के अंदर डेवलप होने से। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी इम्यूनिटीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी में बचपन से पाई जाती हैं, कुछ ऐसा है कि जो मदर के मिल्क से आती है। सारा बात डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 9 चैप्टर है ये हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीति। तो देखना ये जो टॉपिक है हम लोग का स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड इन प्रोडक्शन, मतलब कि स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें किस तरीके से हम लोग फूड को बना सकते हैं, किस तरीके से फूड का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे 10th में कि खमीर, आप लोग देखे हो कि ब्रेड वगैरह में खमीर का यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है? वो एक ईस्ट होता है। ईस्ट क्या है? तो एक यूनिसेलुलर फंजाई है, मतलब एक कोशिकीय फंजाई है। अब एक कोशिकीय फंजाई एक ही है ईस्ट, जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है। वो क्या करता है? तो वो है ना आटा को फ्लफी बनाता है। फ्लफी मतलब कि वो स्पंजी। अब क्या होगा? इसी के अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रीविंग में भी वो हेल्प करता है, मतलब कि अगर आप लोग रेस्पिरेशन का टॉपिक क्लास 10 में पढ़े होगे जिसे श्वसन कहते हैं, तो उसमें आप लोग पढ़े होगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो जो वायवीय होता है एरोबिक और एनारोबिक, तो उसमें आप लोग पढ़े होगे एक एनारोबिक में कि जो 2 ATP बनाता है वो क्या है? यीस्ट है। वो क्या बनाता है? तो इथेनॉल बनाता था, C2H5OH। तो जिस तरीके से वो 2 हम लोग का बनाता था C2H5OH, तो वो क्या था? तो वो हम लोग के बॉडी के लिए अल्कोहल बनाता था, मतलब कि हम लोग उसको पी के, आदमी जो भी अल्कोहल पीता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या? तो खाद्य प्रोडक्ट इसमें करेंगे और इसके साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मेन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है, तो आप लोग चेक कर लेना। इडली डोसा कैसे बनता है वो सब आप लोग चेक करेंगे। अब क्या होगा कि मानव कल्याण के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेलफेयर करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। जैसे मिथेनोजेन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मिथेन गैस जो हमारे बॉडी के लिए निकलता है वो मिथेनोजेन से निकलता है। मिथेनोजेन एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया? तो आर्की बैक्टीरिया। वो रूमिनेंट के गट में पाया जाता है। रूमिनेंट किसे कहते हैं? तो मवेशी, वैसे जानवर जो घास खाते हैं, उसके गट मतलब पेट में पाया जाता है। वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो भी
प्रोडक्शन है उसको तोड़ता है किसमें, मीथेन में, और मीथेन गैस बनाता है। इसीलिए आप लोग सुनते हो गोबर से मीथेन गैस बनता है। अब मीथेन का आप लोग फार्मूला रिकॉल कर लो, तो मीथेन का फार्मूला CH4 हो जाएगा। अब मीथेन का कैसे होता है, मिथ मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन के साथ यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन 4, तो ये सब आप लोग डिस्कस कर लेना। अब क्या होगा, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव आप लोग डिस्कस कर लेंगे। और टोटल इस चारों चैप्टर्स में से आप लोग याद रखेंगे कि 12 से लेकर 18 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग को पता होगा कि बायोलॉजी में टोटल 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जो रिटन होता है, लिख के आपको दे कर आना होता है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है, उसमें से आप लोग 12 से 18 मार्क्स यहीं से आएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे आगे, तो आगे हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जिस तरह से हम लोग देखेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम लोग टेक लगाकर, टेक कहते हैं कि मतलब कुछ तकनीक लगाकर हम लोग किस तरह से उसमें काम करते हैं और उससे काम लेते हैं। उसके अलावा सेकंड जो 12th चैप्टर है उसमें है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रिंसिपल बताया था किस तरह से ये काम होता है और प्रोसेस बताया था। अब इसको एप्लीकेशन बताएगा, मतलब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। तो ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो होगा इसमें सिर्फ 2 चैप्टर है, तो इसका वेटेज थोड़ा आपका ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप समझो कि 10 से लेकर 12 मार्क्स का यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट यूनिट होने वाला है, वो यूनिट NCERT के हिसाब से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकर 15 मार्क्स आप इंक्लूड कीजिए। तो टोटल आप लोग देखिए, अगर इधर को टोटल जोड़िएगा तो आपका 70 से प्लस चला जाएगा। तो वो मैं मान रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। इसीलिए तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो जीव एवं समष्टि, तो यहाँ पे समष्टि का मतलब यहाँ बता रहा है कि पॉपुलेशंस के बारे में। जीव किसे कहता है, ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ होता है, और वो लाइफ के वजह से उसे लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में रखा गया, नॉन लिविंग थिंग्स से हटाकर। अब अगर बात करें परितंत्र, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, इको फ्रेंडली आप लोग वर्ड सुने होंगे, वैसे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हम लोग क्या कहते हैं, पूरा जो सिस्टम चलता है, निज़ाम कुदरत, जिस तरीके से हम लोग का सिस्टम चल रहा है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब कि जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्स्ड है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पॉपुलेशन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बाद आता है इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर वगैरह। तो आप लोग चेक करते रहेंगे। ये टॉपिक 2 टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन आता है, और इस दोनों का वेटेज नॉर्मल है समझ लीजिए। बट इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका यहाँ है, जिसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बंटवारा हुआ है। आप लोग अगर बात करें तो आप लोग देखोगे एक बात कि दुनिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो टोटल 8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, कितना, 8 मिलियन। अब इस 8 मिलियन ऑर्गेनिज्म में से 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक के ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है, मतलब इतना ढूंढा जा चुका है जीव। अब बताओ, ये NCERT का डेटा है, आप लोग याद रख लीजिएगा 11th में भी। तो आप बताओ कि इतना जो ऑर्गेनिज्म मिला है आज के दौर में, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग को डिटेल्ड स्टडी करने के लिए अलग अलग जगह रखना पड़ेगा। वो अलग अलग जगह रखने के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाए हैं जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें, आपको पता है कि सेम स्पेसीज को हम लोग स्पेसीज में रखे, स्पेसीज किसे कहते थे, तो जो इंटरब्रीड कर सके उसे स्पेसीज कहते हैं। जैसे इंसान स्पेसीज आ गए, फिर स्पेसीज के ग्रुप को हम लोग जीनस कहते हैं। ये सब आपका क्या है, तो ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम हो जाएगा। तो जीनस क्या था, वो स्पेसीज का ग्रुप था, समूह था। उसके बाद स्पेसीज, जीनस, उसके बाद फैमिली आता है, ऑर्डर आता है, क्लास आता है, फाइलम आता है। फाइलम अगर प्लांट में हो तो डिवीजन आएगा, और उसके बाद किंगडम आता है। किंगडम के बाद अभी कार्ल वूज ने एक नया वर्ड डिस्कवर्ड किया है जिसमें उन्होंने 3 डोमेन बांटा है। तो वो जो 3 डोमेन है उस हिसाब से उन्होंने डोमेन सिस्टम को लाया। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो जैव विविधता एवं संरक्षण बात करेंगे, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। आप मान लो आप नवादा में हो या फिर आप कहीं भी हो, नवादा में आप अगर देखोगे आँख उठाकर तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जानवर, परिंदा, चमगादड़ वगैरह। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो अलग अलग वैरायटी शो करते हैं। किन्हीं के पास अलग कैरेक्टर से, कोई उड़ सकता है, कोई चल सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई भाग सकता है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म का जो अलग अलग क्वालिटी है, उसी को हम लोग डिटेल में जो स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, वो एक सिस्टम एरिया में रहता है। उसी एरिया में अगर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता। विविधता मतलब होता है अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के ही हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विविधता कहते हैं। तो आप लोग याद रखें, हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण के मुद्दे, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल इशूज़ कहेंगे। कुछ ऐसा इशूज़ जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, कि जो इन्वायरमेंटल होता है उसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे। और टोटल हम लोग का यूनिट कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग का 10 to 15 मार्क्स का है। अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर लो यहाँ से, यूनिट फर्स्ट में आप लोग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, एंड सेकंड यूनिट आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है। और याद रखना, बिहार बोर्ड में इस बार फर्स्ट सेकंड यूनिट का वेटेज
वेटेज थोड़ा कम कर दिया था, थर्ड और फोर्थ का यूनिट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। उसके बाद थर्ड यूनिट आपका जो होता है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें भी आपका वेटेज 12 नंबर का है, बट इसमें थोड़ा डिटेल में आप लोग देख लेना। फोर्थ यूनिट आपका आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। और ये जो फिफ्थ है ना आपका, इसमें बायोडाइवर्सिटी, इसका भी बहुत सारा क्वेश्चंस आया था, तो बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे आप ऐड कर लेना फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ का जो वेटेज था वो थोड़ा सा नॉर्मल था, नॉर्मल मतलब जितना आता है उतना ही है। तो टोटल आपका इस तरह से सिलेबस कंप्लीट होता है। अब आप लोग को स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जब स्टडी हो तो आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रख के बैठे। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश मीडियम के बारे में बोलना, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड बता दूंगा। हिंदी मीडियम के हो तो थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम के वर्ड्स बता दूंगा। तो चलिए, यहाँ तक ही हम लोग की वीडियो थी, आज सिलेबस की वीडियो थी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, खैर इसके लिए आप लोग देखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।